नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत तहलका। मैं आपके साथ श्रुति चावला। दर्शकों, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से जुड़ी होती है। खांसी करने में दिक्कत होती है लोगों को। आज हम मौजूद हैं पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निशांत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। जी, अगर हम टीबी के बारे में समझें तो टीबी इसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ होती है ये एक बैक्टीरिया बोर्न डिजीज़ होती है। बैक्टीरिया जो होता है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज़ इसको हम लेके चलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक बैक्टीरिया के साथ में जो स्प्रेड होता है और मेनली ये जो होता है हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स के साथ साथ ये बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है जो हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो नॉर्मल पर्सन है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है। जब भी कोई पेशेंट जो एक्टिव फॉर्म में है जिसके अंदर टीबी, वो खांसता है, बात करता है, गाता है या कुछ भी ऐसी जो एक्टिविटी करता है, उसमें जो हमारी टीबी होता है वो एयर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके हमारे जो हेल्दी पेशेंट है उसके लंग्स में जाके उसको इन्फेक्टेड करता है। तो ये होता कैसे है? मेनली टीबी जो होता है ये एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो मैंने बताया इसका बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया जो मेनली होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें दो तरीके से रहता है। एक होता है लेटेंट फेज में, एक होता है एक्टिव फेज में। लेटेंट फेज अगर हम समझे उसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर गया और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देगा। तो उसकी वजह से आपको फर्दर सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो वो जो हो जाता है वो लेटेंट टीबी बोलते हैं। और जब आपके शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, आपको फर्दर कोई और डिजीज़ होती है जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सीकेडी हो गया, कैंसर हो गया, आप इम्यूनोसप्रेसेंट कुछ दवाइयों पे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वो बॉडी में जाके बॉडी पे हैवी होके वो फिर अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। इस वजह से हमें जो है वो टीबी की बीमारी होती है। और टीबी के लक्षण क्या रहते हैं? किस तरीके के मरीज को लक्षण महसूस होते हैं इसमें? टीबी के अगर हम लक्षण लेके चले तो हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है जर्नलाइज टीबी के क्या लक्षण होते हैं कि टीबी में हमें ऑल ओवर क्या लक्षण मिलते हैं, और दूसरा कि हमारी शरीर में कि किस हिस्से में हमारी टीबी है उसके हिसाब से हमें उसके लक्षण मिलते हैं। अगर हम जर्नलाइज इसके सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले हमें लो ग्रेड फीवर, बुखार हमें महसूस होगा, खांसी हमें 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहेगी, खांसी में बलगम आती है और सूखी खांसी भी हो सकती है। बलगम में हमारा खून आ सकता है जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। उसके साथ नाइट में प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना हमें मिल सकता है, वेट लॉस हमें मिल सकता है, सडन वेट लॉस हो गया, वीकनेस, फैटीग रहता है, मैलेज हम जिसको बोलते हैं कि हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है, थकान बहुत महसूस होती है, इरिटेशन, सुस्ती हमारे शरीर में रहती है। ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो हमें टीबी में जर्नलाइज मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि टीबी दो टाइप से रहती है। एक होती है पल्मरी टीबी जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी मतलब जो हमारे लंग्स के अलावा भी हमारे जो बाकी के बॉडी के हिस्से हैं उनको अफेक्ट करती है। उसमें अगर हम ऊपर से लेके चलें, सबसे पहले हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, हमारे माइंड में हो सकती है। उसको हम उसमें हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं जैसे सीजर्स, दौरे आना, हाथ पैर का एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट रहती है, अल्टर्ड सेंसोरियम, पेशेंट बहकी बहकी बातें करता है, सर में दर्द रहता है, वोमिटिंग रहती है, चक्कर आते हैं। ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें ब्रेन की टीबी में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमें चेस्ट की टीबी तो मिलती ही है। इसके बाद हमें हार्ट की टीबी भी मिल सकती है, हार्ट में भी टीबी हो सकती है। उसमें हमें थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाना, चेस्ट में पेन रहना, पसीना आना, ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके बाद एब्डोमिनल टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है। उसमें हमें क्या रहता है, भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग आती है, परसिस्टेंट डायरिया रह सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, ये कुछ सिम्टम मिलते हैं। इसके बाद हमें यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में हो सकता है, पेशाब में जलन रह सकती है, बार बार पेशाब आना, और कई सारी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का भी कोज रहता है। यूट्रस में इसका जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब इफेक्टेड हो सकती है। बोन्स की हमें टीबी हो सकती है। बोन्स की टीबी में क्या रहता है, हमें पूरी बॉडी में पेन मिलेगा। जो जनरल सिम्टम है वजन का गिरना और बुखार तो रहेगा, उसके साथ में हमारी जोड़ों में दर्द रहना शुरू होगा, हमारी बोन्स में पेन रहना शुरू होगा। इसके बाद हमें स्पाइन में टीबी हो सकती है जिसको हम पोर्ट स्पाइन बोलते हैं। उसमें हमारे जो स्पाइन का जो आकार होता है वो एस शेप में होता है, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, हमें मोबिलिटी में बहुत दिक्कत होती है। तो ये कुछ जो है वो सिम्टम्स हमें मिलते हैं। यानी टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है? टीबी बिल्कुल हो सकती है। टीबी जो होती है मेनली हमें 50% लंग्स में मिलती है, अदर जो 50% होती है वो हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मिलती है। जी,
तो इसका कितना डेंजर रहता है, मतलब कितना हार्मफुल रहता है ये बॉडी को, अगर इसका टाइम पर इलाज ना करवाया जाए तो? देखिए क्या है, अगर टीबी बहुत डेडली बीमारी मानी जाती है। जब से इसका इलाज संभव नहीं था, जब से इसका इलाज आया तब से ये क्यूरेबल डिजीज़ है, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं था ये पूरी तरह से मोर्टेलिटी कोज करती है, पूरी तरह से पेशेंट जो है वो डेड हो जाता है। अगर हमें कहीं जैसे ब्रेन की हमें टीबी होगी तो हमारा CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हम उसमें फैल जाती है, उसकी वजह से स्पाइन में भी हो जाती है, ब्रेन में दौरे आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट कोमा में चला जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर हम इसका रेगुलरली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट इसके लिए बना है इसको हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज नहीं करेंगे या अदर इस चीज़ को हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो ये एक डेडली बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिम्टम्स के बारे में मालूम पड़ता है तो वो टीबी का इलाज करने के लिए किसी भी डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते, या यूं कह लीजिए कोई झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये कितना सही है? एक मरीज को एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए या झोला छाप भी कर सकता है सही से इलाज? देखिए वो चीज़ टीबी के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके लिए हर एक गवर्नमेंट की तरफ से हर एक सिटीजन को बताने की, समझाने की कोशिश की जाती है कि टीबी कितनी डेडली बीमारी है, टीबी के लिए क्या क्या हमारे प्रिकॉशन रहते हैं, क्या क्या हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट रहते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, वो सब बताया गया है। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अगर जो मैंने लक्षण बताए, अगर इनमें से एक भी लक्षण मिलता है या आपको महसूस हो रहा है कि इनमें से 2-4 लक्षण आपको आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं। उनके पास जाएंगे, वो पर्टिकुलर आपके सिम्टम देखेंगे, आपके टेस्ट करवाएंगे, जो जो हमारे टीबी में टेस्ट रहते हैं। उसके बाद आपकी जो थेरेपी चलती है, डोट्स थेरेपी, जो ATDs को हम बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स चलती हैं वो चलती हैं, और वो आपको प्रॉपर पूरी चीज़ें समझाएंगे कि आपको किस टाइप की ड्रग्स की ज़रूरत है, कौन सी फर्स्ट लाइन ऑफ ATD चलेगी, सेकेंड लाइन ऑफ ATD चलेगी आपकी, कितने महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, क्या क्या आपको खान पान में रहेगा, क्या क्या आपको प्रिवेंट करना है। इसलिए बेस्ट यही रहता है कि आप सर्टिफाइड और जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे आप एक बार जरूर सलाह दीजिए। और इसके लिए सरकार ने हर एक आपके सिविल हॉस्पिटल में, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है अलग से एक डॉट सेंटर बना रखा है, अलग से एक टीबी का सेंटर बना रखा है जो पेशेंट के हेल्प के लिए रहता है। और इवन सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, इवन हमारी तरफ से भी, उजाला सिग्नल्स की तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के साथ मिलकर कि हम कोशिश करेंगे कि आसपास में जो भी हमारे पास पेशेंट आएंगे उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। हमारी तरफ से कैंप्स रहते हैं, फर्दर हम जाके कैंपेन करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि टीबी कैसी बीमारी है, क्या क्या इसमें इलाज है, क्या क्या टेस्ट हैं, क्या क्या प्रिवेंशन। तो वही आपने जो पूछा, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो किस तरह का इलाज इसमें रहता है? देखिए इलाज से पहले इसमें हम कुछ डायग्नोस्टिक के बारे में समझेंगे, डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले कुछ एक इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम CBC करवा सकते हैं, ESR करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको लंग्स के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में भारीपन है, आपके बलगम के साथ आपको खून आ रहा है, तो उसमें आप एक चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। डॉक्टर साहब जिसके पास आप जाएंगे वो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, आपकी बलगम जो है उसमें AFB करवाएंगे, AFB कल्चर करवाएंगे, आपका जीन एक्सपर्ट करवाएंगे। CBNet एक टेस्ट रहता है वो होता है, एक मोन्टॉक्स स्किन टेस्ट होता है जो आपको लगाया जाएगा, फर्दर 72 आवर्स के अंदर उसको देखेंगे कि उसमें क्या आपका रिस्पॉन्स आए। तो ये कुछ उसके डायग्नोस्टिक एक क्राइटेरिया रहता है हमारे पास। तो सिम्टम्स आते हैं, कुछ डायग्नोसिस की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपकी एक जो है ट्रीटमेंट आपका शुरू होता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या रहता है, इसमें एक ATT चलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन में हमारे पास रहता है आइसोनाइजाइड होता है, रिफेम्पिसिन होता है, हमारा पायराजिनामाइड होता है, इथेम्ब्यूटेनॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन की ड्रग्स हैं। इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 6 मंथ के अंदर कि 2 मंथ के अंदर 4 ड्रग्स चलेंगे, उसके बाद जो 2-3 अकॉर्डिंग टू उसका वेट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू उसका सिम्टम्स, जो ड्रग्स रहती हैं वो उनको चलती हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा भूल क्या कर जाते हैं, जब हमें उसके सिम्टम्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब हम दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं ना, विदिन 15 डेज टू 1 मंथ हमारे जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि हमें सिम्टम्स तो रहेंगे। उस टाइम पे हमें क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है कि जो हमने दवाई ली थी, अब वो जो हमारा बैक्टीरिया है वो उनसे अब नहीं जाएगा, दोबारा हमें MDR होने की चांसेस रहते हैं। प्रॉपर इलाज उसका चाहिए, प्रॉपर जितना कोर्स आपको डॉक्टर ने बोला है, अगर
अगर 6 मंथ का बोला 6 मंथ, 9 मंथ बोला 9 मंथ, 1 साल या कई बार तो 2-2 साल भी हमें वो खानी पड़ जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन और वो उसने पहले कोई उस चीज़ की दवाई तो नहीं ली। इसका परमानेंट क्योर रहता है? जी मैम, अगर आप प्रॉपरली अगर इसका टाइम से अगर आप इसका इलाज शुरू करेंगे, प्रॉपर आप अपनी मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर आपकी डाइट रखेंगे, प्रॉपर आपका सारा प्रिवेंशन रखेंगे, तो बिल्कुल ये परमानेंटली क्योर भी हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में किन खानों का परहेज करना चाहिए? मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना मैम चाहिए? अगर बात करें इसमें क्या हमें प्रिवेंट करना है और क्या हमें लेना है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या हमें लेना चाहिए। उसमें हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगे, उसमें पालक आ जाएगा, हमारा सरसों आ जाएगा, हमारा धनिया आ जाएगा। वो क्या करते हैं, हमें इसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमें अच्छा प्रोटीन चाहिए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमें एक बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत रहती है टीबी के अंदर। टीबी में बोला जाता है कि दवाई के साथ साथ आपका खान पान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी रिगेन करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको अच्छा एक न्यूट्रिशनल पावर देगा। दवाइयों के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसमें ये चीज़ सब चीज़ें तो हमें लेनी है। प्रिवेंट करने की हम बात करें तो सबसे पहले हमें अल्कोहल प्रिवेंट करना है। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है वो नहीं लेना है। स्मोकिंग प्रिवेंट करनी है, क्योंकि लंग्स की अगर वो बीमारी है तो स्मोकिंग करने से वो क्या रहता है, वो और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और विद इन स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपको अगर बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के जाएं। अपने क्लोज कॉन्टैक्ट हैं जो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें और कोशिश करें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू करें, जिससे क्या होगा आपकी रेस्पिरेटरी जो पावर है वो रिगेन होना शुरू होगी। तो ये कुछ प्रिवेंटेबल और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनानी चाहिए। नॉन वेज कई लोग प्रिवेंट बिल्कुल। करते हैं, कई लोग खा लेते हैं, क्या मैम रहता देखिए, है? नॉन वेज में हमारा क्या रहता है, नॉन वेज इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जी। बिल्कुल जो नॉन वेज खाते हैं वो उनको बिल्कुल नॉन वेज लेना चाहिए। टीबी की बीमारी में नॉन वेज अच्छी चीज़ है। अगेन वो चीज़ डिपेंड करता है कि आपका क्या चीज़ रहती है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं आप नॉन वेज ले सकते हैं, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप उसमें मिल्क ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। वो जो है उसमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहता है। कुछ दालें रहती हैं जैसे सोयाबीन है, वो सब चीज़ें जो हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहती है। इसलिए डाइट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसके इलाज में, ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में आयुर्वेदा का कितना रोल रहता है? मैम आयुर्वेद का अच्छा रोल रहता है, क्योंकि इसमें जो होता है आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ रहती हैं उससे हमारा इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती है जो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती हैं। कुछ एक जैसे अभी कोविड के टाइमिंग पे हमारे पास कुछ एक वो काढ़े जो बनाए थे आयुष की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें आई थी रेस्पिरेटरी हेल्थ को हमें बूस्ट करने के लिए। तो वो चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती हैं इस चीज़ की। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निशांत। अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। शुक्रिया।